जय हिंद प्यारे साथियों। मैं गुलफाम शाह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया है, ये एक हमारा जीएस स्पेशल बैच है जिसमें हम सभी एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जीएस स्पेशल बैच को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यूपीएसआई या यूपी पुलिस या यूपी कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की, तो जो उनमें आने वाली जीएस है तो उसे हम बहुत अच्छे से यानी कि बेसिक नॉलेज प्लस एडवांस तक कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो जीएस के मल्टीपल सब्जेक्ट में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हिस्ट्री पर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि जीएस वैसे तो एक ग्रुप है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मिक्स हैं। ठीक है, और उन्हीं इन्हीं के कंबाइन को हम जीएस बोलते हैं। लेकिन इसका एक मेजर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जो अपने आप में बहुत स्पेशल और मान्यता रखता है। ठीक है, लेकिन इसमें यह बात आती है कि एग्जाम्स की दृष्टि से अब हिस्ट्री का क्रेज बहुत कम हो चुका है। ठीक है, जैसे कि अभी एसएससी जीडी का हुआ 2024 में, तो उसमें हिस्ट्री के बहुत कम ही क्वेश्चंस देखने को मिले। मुश्किल से पूरी हिस्ट्री में से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन हमें सिलेक्शन लेने के लिए एक एक नंबर की आवश्यकता जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कभी हम देखते हैं, अभी एक हमारे बड़े भाई हैं शाकिर अली भाई, जो आप सभी को हिंदी पढ़ाएंगे, वो यूपीएसआई से, वो यूपी पुलिस से बाहर हुए हैं। इस बार उनके नंबर कुछ कम थे, यानी कि अगर आपका एक नंबर या आधा नंबर भी कम है तो आप अपने टारगेट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ज्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास क्या चीज है, क्या इतिहास की डेफिनेशन है और इतिहास को हम कैसे समझेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद बात करेंगे हम इतिहास के विभाजन पर। देखो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है, तो बच्चों को या स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इतिहास का विभाजन कैसे कैसे और किन किन चीजों में किया गया है। तो सबसे पहले हमारी ये फर्स्ट वीडियो है और हम इस फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले इतिहास का विभाजन क्लियर करेंगे। यानी कि आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतिहास के विभाजन की कहीं भी फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपके जो डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं इतिहास की कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सुनने में यह आता है कि इतिहास एक ग्रंथ है, यानी कि हिस्ट्री इज ए टेक्स्ट, यानी कि इतिहास एक ग्रंथ है। और कैसा ग्रंथ है? इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम अतीत का अध्ययन और उसमें घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक सिंपल वे में और एक लाइन में अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, तो इतिहास की जो डेफिनेशन होगी वो होगी अतीत का अध्ययन। ठीक है, एक सिंपल वे में इतिहास की परिभाषा। ठीक है, इतिहास की परिभाषा यानी अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन। ठीक है, यानी कि इतिहास एक ऐसा शब्द है जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और हर एक चीज का हो सकता है। जैसे कि फोन है, मार्कर है। अब मार्कर का क्या इतिहास हो सकता है? देखो समझो, जो मुझसे बड़े हैं, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि पहले लिखने का काम किस चीज से हुआ करता था। तो पहले जो लिखाई का काम था वो हुआ करता था दवात से, और एक तख्ती पर लिखा जाता था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे चौक से बोर्ड पर लिखा जाने लगा। उसके बाद फिर एक यानी कि इस इंक द्वारा व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाने लगा। अब एक क्रेज और चल रहा है डिजिटल बोर्ड का, एक डिजिटल बोर्ड का पेन और आ रहा है, वो भी एक मार्कर है। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसी वैसी हर एक चीज का इतिहास अपने आप में बदलता जा रहा है। यानी कि हर एक चीज का अपने आप में इतिहास है। अब इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना, यानी कि हमारे जीवन में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी जिससे कि हमारा जीवन जैसे चल रहा था उस जगह से दूसरी जगह पर आने लगा, और उसी महत्वपूर्ण घटना को या उसी महत्वपूर्ण घटना के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। जैसे कि पहले फोन कीपैड मोड में आया करते थे, बट अब एंड्रॉइड या और मतलब नए नए फीचर्स में फोन अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले इतने फीचर नहीं थे। जैसे कि हमने फोन से रिकॉर्ड कर ली और फिर यूट्यूब पे अपलोड कर ली। ठीक है, तो कम बात करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखो ये क्लियर हो गया कि इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि इतिहास, हिस्ट्री इज ए टेक्स्ट।
हिस्ट्री इज ए टेक्स्ट, यानी कि इतिहास एक ग्रंथ है। इतिहास एक ग्रंथ है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा विभाजन को लेकर, ठीक है। सबसे बड़ा मतभेद होता है हमारा विभाजन को लेकर, लेकिन आज की क्लास में हम ये सब क्लियर कर देंगे कि इतिहास का विभाजन कैसे कैसे और कितने भागों में किया गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन, ठीक है। देखो, सबसे पहले अलग अलग इतिहासकारों ने इतिहास का विभाजन अपने अनुसार, वातावरण अनुसार, ठीक है, कालक्रम के अनुसार अलग अलग तरीके से किया है। तो सबसे पहले इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब वे दो भाग कौन कौन से हैं? देखो, जिसने पढ़ रखा है अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो उसका रिवीजन हो जाएगी, एक तो सबसे बड़ी बात ये है। और जो न्यू बच्चा देख रहा है तो उसके लिए तो और बेनिफिट है, ठीक है, उसे फुल इंफॉर्मेशन और बेसिक तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो दो भागों में किया गया। नंबर एक, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास। और नंबर दो, विश्व इतिहास। ठीक है। एग्जाम्स की दृष्टि से भारतीय इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले हम भारतीय इतिहास को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, भारतीय इतिहास यानी कि भारत का इतिहास। भारत में पहले क्या था, भारत में पहले चीजें कैसे चल रही थी, कैसे शासन व्यवस्था थी, और पहले जो मानव थे यानी कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, हम पहले क्या करते थे, यानी कि एक मानव पहले क्या करता था। और आज के खाने से भारतीय इतिहास में जो प्राचीन, जब हम प्राचीन हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, तो उसमें मानव क्या खाता था, यानी कि अब हम क्या खाते हैं और पहले क्या खाता था और वो पहले कैसे रहता था, तो वो सब डिस्कस करेंगे हम भारतीय इतिहास में, ठीक है। तो लेकिन इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को भी तीन भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। देखो, सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, ठीक है। उसके बाद भारतीय इतिहास को तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से? देखो, नंबर एक, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। नंबर दो, मध्यकालीन भारत। ठीक है। और नंबर तीन आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, ठीक है। देखो, एक पॉइंट और क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कुछ बच्चे समय अवधि को लेकर डाउट में रहते हैं, यानी कि एग्जाम्स की दृष्टि से समय अवधि इंपॉर्टेंट नहीं है। समय अवधि तो एक बेसिकली क्राइटेरिया पता चल जाता है कि प्राचीन भारत कब से कब तक था और मध्यकालीन भारत कब से कब तक था, लेकिन मेन पॉइंट है कि फैक्चुअली फैक्ट देखना, ठीक है, ना कि समय अवधि। समय अवधि सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, एक बेसिक स्ट्रक्चर जानने के लिए, जैसे कि प्राचीन भारत कब से कब तक रहा और मध्यकालीन भारत कब से कब तक रहा, ठीक है। तो प्राचीन भारत कब से कब तक रहा, यानी कि अज्ञात समय से लेकर अनौन समय से लेकर 712 ईस्वी तक, ठीक है। प्राचीन भारत अज्ञात समय से लेकर 712 ईस्वी तक रहा। उसके बाद मध्यकाल लग गया, ठीक है। और मध्यकाल कब से कब तक लगा? 712 ईस्वी से 1507 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद हमारा आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत कब से कब तक लगा? 1507 ईस्वी से 1947 या वर्तमान तक, ठीक है। देखो, टाइम पीरियड को लेकर अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग विभाजन किया है, तो टाइम पीरियड पे ना जाकर के मेनली फैक्चुअली चलना है, ठीक है। जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, क्लियर। यानी कि सबसे पहले दो भाग, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास। उसके बाद भारतीय इतिहास को तीन भागों में, प्राचीन भारत,
मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब पॉइंट चलता है प्राचीन भारत। सबसे पहले उठाते हैं हम प्राचीन भारत, यानी कि प्राचीन भारत को कितने भागों में डिवाइड किया है और प्राचीन भारत में हम किस किस चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। प्राचीन भारत यानी कि एंसेंट हिस्ट्री। ठीक है, तो प्राचीन भारत को इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? देखो, नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राचीन भारत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। थोड़ी थोड़ी चीजें जान लेते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, देखो प्रागैतिहासिक काल यानी कि इस काल का जो मानव था वो पूर्ण रूप से खानाबदोश हुआ करता था, यानी कि खानाबदोश। अब देखो खानाबदोश का अर्थ क्या होता है? खानाबदोश का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने की तलाश में भटकना। यानी कि जैसे कि हम हैं और हमारी एक कम्युनिटी है, यानी कि एक हमारा सह परिवार है, और हमें फिलहाल जैसे कि हम कोतवाली शहर में रहते हैं और सबसे पहले हमें यहाँ खाने की जितनी भी सामग्री उपलब्ध हुई और वो खत्म होने के बावजूद जब यहाँ पे खाने नहीं बचने का तो हम यहाँ से दूसरी ओर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम कोतवाली से उठकर फिर बिजनौर में आ गए। ठीक है, बिजनौर से उठकर फिर नजीबाबाद में चले गए, नजीबाबाद से फिर हम नेटवर में चले गए। ठीक है, तो इस जो हम अपने स्थान में तब्दीली कर रहे हैं इसी चीज को खानाबदोश कहा जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने की तलाश में भटकना। ठीक है, तो सबसे पहले कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो पूर्ण रूप से खानाबदोश हुआ करता था। ठीक है, दूसरी बात, इस समय के मानव का जो मुख्य भोजन था वो कैसा था? यानी कि कच्चा मांस, कंदमूल, फल इत्यादि। अब कच्चा मांस यानी कि जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है उसे फाड़ा और काटा फाटा और खा गए सहत परिवार के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर इनमें धीरे धीरे परिवर्तन आता चला गया। ठीक है, और फिर आद्य ऐतिहासिक काल में एंट्री किया। लेकिन इस प्रागैतिहासिक काल की एक पॉइंट और है कि इसका पॉइंट यह है कि प्रागैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यानी कि इस समय का जो मानव था वो पूर्ण रूप से पढ़ना लिखना नहीं जानता था, यानी कि एकदम वही था उलू लाला। ठीक है, जैसे कि आपने देखते होंगे कि मतलब ऐसे के एक आदि मानव पूर्ण रूप से, ना कि हमारी तरह। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जिस कारण इसके एविडेंस जब मतलब इसके एविडेंस हमारे पास नहीं है तो हमें इसकी जानकारी ज्यादा प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इसके लिखित एविडेंस हमारे पास प्राप्त नहीं है, बट इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई? तो प्रागैतिहासिक काल के अवशेषों के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ से हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं, मानव कंकाल तंत्र और जानवरों के कंकाल तंत्र। ठीक है, जिनके बेस पर हमें प्रागैतिहासिक काल की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना है कि प्रागैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया इसमें, लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया कि अवशेषों पर आधारित, अवशेषों पर आधारित। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, यानी कि क्लास के बाद हम एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एक्सप्रेस, एग्जाम्स एक्सप्रेस। ठीक है, जब आप टेलीग्राम पे एग्जाम्स एक्सप्रेस सर्च करेंगे ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा और उस पर एंटर करते ही आपको जितना मैंने पढ़ाया उसकी एकदम बेसिक नॉलेज से और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आता तो पीडीएफ देख लेना। ठीक है, यानी प्रागैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है और यह केवल अवशेषों पर आधारित है।
ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आदि ऐतिहासिक काल पे, यानी कि जब प्रागैतिहासिक काल का मानव धीरे धीरे विकसित हुआ और उसमें परिवर्तन हुआ तो वह आदि ऐतिहासिक काल में परिवर्तन कर गया, यानी कि प्रवेश कर गया। आदि ऐतिहासिक काल में जब मानव ने प्रवेश किया तो सबसे पहले उसने लिखना पढ़ना जाना, जैसे कि हमारी भाषा है, हमारी लिपि है। तो सबसे पहले आदि ऐतिहासिक काल के मानव ने अपनी भाषा चुनी, अपनी लिपि चुनी, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल के मानव की भाषा क्या थी, लिपि क्या थी, बताओ क्या लिपि थी उसकी। तो उनकी भावात्मक और चित्रात्मक लिपि थी, जिनको आज तक हम नहीं समझ पाए। यानी कि भावात्मक ऐसे कि एक भाव के थ्रू, फेस के भाव से, बॉडी के भाव से, ठीक है। और चित्रात्मक ऐसे कि चित्र के अकॉर्डिंग, कुछ भी मैंने आपको कुछ चित्र दिखा दिया, जैसे कि अभी मैं बना दूं, ये बना दिया, अब हम क्या समझेंगे इसका, कुछ नहीं, हमें क्या पता। लेकिन जो इस काल का मानव था वो इससे समझ जाता था कि इन्हें ये क्या कह रहा है, ये किस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल के मानव, जो आदि ऐतिहासिक काल का मानव था वो लिखना पढ़ना जान चुका था, लेकिन प्रागैतिहासिक काल का मानव नहीं जानता था। बट जो आदि ऐतिहासिक काल का मानव था वो प्रागैतिहासिक काल के मानव से ज्यादा इंटेलिजेंट था, ठीक है, जिस कारण उसने अपनी भाषा एवं चित्रात्मक लिपि का यूज किया, ठीक है, और निर्माण किया। तो इस काल का जो मानव था, यानी कि इस काल की जानकारी अब हमें किस बेस में मिलती है, यानी कि इस काल की जो जानकारी हमें मिलती है वो रिटन सोर्सेस पर मिलती है, बट उनको स्टडी नहीं किया गया, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य हमारे पास हैं। इसमें पॉइंट क्या आएगा, इसमें पॉइंट ये आता है कि इसके लिखित साक्ष्य हमारे पास हैं, ठीक है, लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया, ठीक है। और पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिखित साक्ष्य हमारे पास प्राप्त हैं, लेकिन इनको हम पढ़ नहीं सके, ठीक है। दूसरा आता है आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, नहीं, थर्ड पॉइंट आता है हमारा ऐतिहासिक काल। फर्स्ट हो गया प्रागैतिहासिक काल और सेकंड हो गया आदि ऐतिहासिक काल, और थर्ड होता है हमारा ऐतिहासिक काल। थोड़ी वॉइस में चेंजिंग होगा, यानी कि बोलने में मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, और मैं कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम खड़ा हूं तो थोड़ा बोलने में हेजिटेशन हो रही है, तो इस पे नजर न रखते हुए या गौर न करते हुए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक काल। अब हमारा ऐतिहासिक काल यानी कि आदि ऐतिहासिक काल से परिवर्तित होकर जब मानव ऐतिहासिक काल में एंटर करता है तो पूर्ण रूप से हमारी तरह बन चुका होता है, ठीक है। जैसे कि हम अपनी लिपि जान सकते हैं, बना सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। हमारी भाषा और कोई भी समझ सकता है और हम खुद भी समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार ऐतिहासिक काल के मानव की जो भाषा थी वो हम समझ सकते हैं, यानी कि इसका, इनके जो लिखित लिखित साक्ष्य हैं वो हमारे पास प्राप्त हैं और हम उनको पढ़ भी सकते हैं, डिकोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पॉइंट आएगा, इसमें पॉइंट आता है कि लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं और हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले इतिहास को यानी कि हिस्ट्री को हमने कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में, भारतीय इतिहास, दूसरा विश्व इतिहास, ठीक है। उसके बाद हमने भारतीय इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया, तीन भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। उसके बाद हमने प्राचीन भारत को तीन भागों में डिवाइड किया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है, क्लियर। और इसमें जो की पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के विभाजन पर। प्रागैतिहासिक काल को इतिहासकारों ने और आगे चल करके बहुत से खंडों में विभाजित किया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल पर। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। तो देखो इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक और नंबर दो, ठीक है। नंबर एक है पाषाण काल, ठीक है, नंबर एक पाषाण काल, और नंबर दो है हमारा ताम्र पाषाण काल।
यानी प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में डिवाइड किया, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, क्लियर। अब पॉइंट ये आता है कि पाषाण काल क्या है। ठीक है, पाषाण काल क्या है। पाषाण काल की डेफिनेशन निकल के आती है कि वह काल जिसमें केवल पत्थरों के औजारों का उपयोग किया गया, पत्थरों के औजारों का या पत्थरों की वस्तुओं का। ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से पत्थरों का उपयोग होता था पाषाण काल में। उसके बाद ताम्र पाषाण काल में जब यह मानव एंटर हुआ तो इसने एक धातु खोज डाली, तांबा। ठीक है, अब देखो एक बच्चों का सबसे बड़ा मतभेद यह है कि तांबा और कांसा। ठीक है, दो चीजें है ना, ये दो धातु हैं, एक तो होगी तांबा और दूसरी हो गई कांसा। अब ये बताओ इन दोनों में डिफरेंट क्या है, यानी कि तांबा कांसा या एक है या अलग अलग है। देखो बहुत बड़ा मतभेद होता है, तो आज मैं इसको क्लियर करता हूं कि तांबा क्या है और कांसा क्या है। तो तांबा जो है, तांबे की डेफिनेशन निकल के आती है एक शुद्ध धातु। ठीक है, एक शुद्ध धातु, एक शुद्ध धातु। कैसी धातु? ओनली फॉर शुद्ध, यानी कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली शुद्ध धातु कौन सी खोजी गई? तांबा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है कांसा। अब कांसे की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? कांसे की डेफिनेशन निकल के आती है यह एक मिश्रित धातु है। ठीक है, मिश्रित धातु, मिश्रित धातु, क्लियर। और मिश्रित धातु यानी कि किस चीज का मिश्रण? मिश्रित का अर्थ होता है मिश्रण। अब किस चीज का मिश्रण, यानी कि कांसे का निर्माण जो हुआ है वो किन किन चीजों के मिश्रण से हुआ है? तो कांसे का निर्माण दो चीजों के मिश्रण से हुआ है। नंबर एक तांबा, ठीक है, क्लियर। और नंबर दो है रांगा, यानी कि टिन। टिन को रांगा भी कहते हैं। यानी कि तांबा और रांगा यानी कि टिन को मिलाने के बावजूद कांसे का प्रयोग किया गया या कांसे का निर्माण किया गया। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, यहां से ये मैंने इसलिए डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पहली खोजी गई मिश्र धातु कौन सी है? बताइए कि सबसे पहली खोजी गई मिश्र धातु कौन सी है। तो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि सबसे मिश्र धातु कौन सी है? कांसा। और सबसे पहली धातु खोजी गई है कांसा, क्लियर। यानी कि उसमें ऑप्शन में था तांबा, कांसा, लोहा, ठीक है, आयरन। तो सबसे पहले कौन सी खोजी गई? कांसा। और एक जो तांबा है वो धातु का शुद्ध रूप है, ठीक है, अपने आप में एकदम प्योर। तो क्लियर हो गया। चलो चलते हैं अपना टॉपिक पर। तो टॉपिक था हमारा पाषाण काल। तो पाषाण काल के बारे में आपको पता चल गया, यानी कि पाषाण काल वह काल जिसमें केवल और केवल पत्थरों के औजार या पत्थरों की वस्तुओं का उपयोग किया गया, क्लियर। उसके बाद ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल की डेफिनेशन निकल के आती है कि वह काल जिसमें पत्थर और तांबे की वस्तुओं का या औजारों का उपयोग किया गया। यानी कि यहां एक एग्जाम्पल बतौर आप समझें कि पाषाण काल में पत्थर के औजारों का, यानी कि जैसे कि पत्थर का उपयोग कैसे करता था? पहले मानव किसी भी जानवर को काटने के लिए, मारने के लिए, फाड़ने के लिए पत्थर के औजार यानी कि नुकीले टाइप के, शार्क टाइप के बना करके उसको यूज करता था, ठीक है। उसके बाद जब वह ताम्र पाषाण काल में एंटर हुआ तो उसने एक धातु खोजी, तांबा, ठीक है। तो तांबे से वो उस पत्थर में जिस्ता लगाने लगा, जिसको बोलते हैं जिस्ता, ठीक है। जिस्ता या तांबे को थोड़ा सा शार्प करने के बावजूद उसे पत्थर के जैसा यूज में करने लगा, ठीक है, क्लियर। यानी कि उससे काटने फाटने में तांबे से आसानी हो जाती थी कि क्योंकि पत्थर इतना चपटा या शार्प नहीं हो सकता था जितना एक तांबा बन सकता है या आप बना सकते हो, क्लियर। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब पॉइंट ये आता है कि पाषाण काल को फिर इतिहासकारों ने डिवाइड किया गया, ठीक है। और कितने भागों में डिवाइड किया गया है अब वो डिस्कस करते हैं। अब पॉइंट उठाते हैं हम पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, ठीक है। पाषाण काल, स्टोन एज, स्टोन एज, ठीक है, क्लियर। अब देखो इतिहासकारों ने पाषाण काल को भी तीन भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन से? देखिए, पहला है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ठीक है, पैलेलिथिक पीरियड। दूसरा मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल, और तीसरा न्यूलिथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड, ठीक है। पाषाण काल को तीन भागों में, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, ठीक है। मेनली जो एसएससी में यानी कि एसएससी जीडी हुआ, एसएससी सीपीओ हुआ और एसएससी सीजीएल हुआ, तो इन बड़े बड़े एग्जाम्स में जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो होते हैं यहाँ से, पुरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, यानी इनको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल करके एक एक को, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है, विभाजन, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, हमें सबसे पहले इतिहास का विभाजन जानना है, ठीक है। जो हमने अभी बेसिकली पीछे से पढ़ाया वो भी विभाजन था, ठीक है, और विभाजन ही चलता आ रहा है अभी तक, यानी कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को हम डीपली जो स्टडी करेंगे वो आगे करेंगे एक एक पॉइंट पर, ठीक है। तो यानी कि ये फिलहाल के लिए विभाजन है। तो पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया, तीन भागों में, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, क्लियर। उसके बाद फिर हम पॉइंट उठाते हैं पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो पुरा पाषाण काल को फिर तीन भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले बात आती है टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक थोड़ा सा टाइम पीरियड और बता दूं, यानी कि एक आइडियाज लग जाता है कि पुरा पाषाण काल कब से कब तक रहा और मध्य पाषाण काल कब से कब तक रहा, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले पुरा पाषाण काल हमारा अज्ञात समय से लेकर, यानी कि अज्ञात क्या, हाँ 5 लाख बीसी आ जाएगा इसमें, 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, ठीक है, क्लियर। अब ये जो बीसी आपको दिख रहा है इसका मतलब भी मैं बताऊंगा, बार बार बोल रहा हूं कि बीसी जैसे कि 5 लाख बीसी है, 10,000 बीसी, 8,000 बीसी है, 4,000 बीसी, तो वो क्लियर करूंगा अभी पॉइंट, ठीक है, बीसी का। उसके बाद मध्य पाषाण काल हमारा 10,000 बीसी से 8,000 बीसी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारा नवपाषाण काल, ठीक है। तो जो नवपाषाण काल है हमारा वो 8,000 बीसी से 4,000 बीसी, 4,000 बीसी तक, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं पुरा पाषाण काल, ठीक है। पुरा पाषाण काल को फिर हम डिवाइड करते हैं तीन भागों में, ठीक है। पहला है हमारा निम्न पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण काल, क्लियर। और दूसरा पॉइंट है हमारा मध्य पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है। और तीसरा है हमारा उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है, क्लियर। ये था अभी हमारा एक मेनली प्राचीन भारत, प्राचीन भारत से प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल से पाषाण काल, पाषाण काल से पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल से निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम क्या पकड़ते हैं, इसके बाद पकड़ते हैं ताम्र पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद यानी कि पाषाण काल के साइड में एक था ताम्र पाषाण काल, तो फिर अब हम उसको विभाजित करते हैं कितने भागों में, ठीक है। ताम्र पाषाण काल, एक सेकेंड दो, थोड़ा आवाज हो। सॉरी भाई, थोड़ा माफी चाहता हूँ, एक भाई था तो वो खाने के लिए समोसे लाया था, तो इसलिए मिस्टेक हो गई भाई, ठीक है। तो ताम्र पाषाण काल, हमारा टॉपिक क्या था, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। अब हम इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से। पहला तांबा युग यानी कि ताम्र युग, ठीक है, क्लियर। दूसरा हमारा कांस्य युग, कांस्य युग। कांसा और तांबे का डिफरेंट मैंने आपको बता दिया पहले। तांबा एक धातु का शुद्ध रूप है और कांस्य यानी कि कांसा एक मिश्रित रूप है, ठीक है, जिसका निर्माण तांबा और रांगा यानी कि टिन से मिलकर हुआ है, क्लियर। और तीसरा पॉइंट हमारा लोहा, लोहा युग,
तो अब कमेंट में ये बताओ कि वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है, ताम्र युग, कांस्य युग या लोहा युग। ठीक है, क्लियर। ये आज का गृह कार्य है आपका कि आपको बताना है कि वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है या कौन सा युग चल रहा है, इन तीनों में से, ताम्र युग, कांस्य युग और लोहा युग में। ठीक है, देखो एक मेनली पॉइंट बता दो कि लोहे की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो वो 1000 ईस्वी में यूपी के अंतरजी खेड़ा से लोहे की खोज हुई या लोहे के साक्ष्य मिले। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया। ताम्रपाषाण काल क्लियर हो गया। अब हमारा क्या बचता है, प्रागैतिहासिक काल को ले रखा था हमने, उसके बाद हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो अब हम आद्य ऐतिहासिक काल में एंटर करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल को, प्रीहिस्टोरिक पीरियड को हमने दो भागों में बेसिकली डिवाइड किया है। ठीक है, यानी कि इतिहासकारों ने दो भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से, पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी आईवीसी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, क्लियर। और दूसरा भाग है इसका वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक सभ्यता। लेकिन कालक्रम यहां से स्टार्ट होता है मोस्टली। ठीक है, यानी कि यहां से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम्स हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन ये आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रही। जैसे कि उसमें 4 ऑप्शन थे और बहुत सारे टाइम पीरियड दे रखे थे, लेकिन इसका बेसिकली यानी कि जो विभाग ने मान रखा है या आयोग ने मान रखा है, एसएससी आयोग ने जो मान रखा है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2500 बीसी से 1750 बीसी तक मान रखा है। ठीक है, क्लियर। 2500 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है या समय अवधि क्या है, तो वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक है। क्लियर। उसके बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के टाइम पीरियड से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड से काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, एसएससी में भी, रेलवे में भी और यूपी पुलिस में भी। ठीक है, क्लियर। तो वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या होगा, तो वैदिक सभ्यता का कालक्रम होगा 1500 बीसी से 600 ईस्वी तक। ठीक है, क्लियर, 600 ईस्वी तक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी से 1750 बीसी और 1500 बीसी से 600 बीसी तक। क्लियर। इसके बाद वैदिक सभ्यता को मोस्टली हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब दो भाग कौन कौन से, देखो पहला भाग हमारा, जो पहला भाग है हमारा वो है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा भाग हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। पूर्व वैदिक काल को ही थोड़ा सा ऊपर लिख दूं मैं, जैसे कि ये पूर्व वैदिक काल, ठीक है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। क्लियर। पूर्व वैदिक काल को, इसमें पॉइंट और आता है, ऋग्वेद काल भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद काल भी कहा जाता है। और इसको ऋग्वेद काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना या ऋग्वेद का संकलन हुआ। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसकी समय अवधि क्या है, तो उसकी समय अवधि है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक है, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल को त्रेयुग भी कहा जाता है। ठीक है, त्रेयुग। अब इसको त्रेयुग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी समय 3 वेदों की रचना हुई। ठीक है, क्लियर। और 3 वेद कौन कौन से हैं, सामवेद,
यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, क्लियर। देखो हमारे विश्व में हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार 4 वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन चारों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद। और सबसे न्यू यानी कि सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, यानी कि देखो वेदों को क्या माना गया है? तो वेदों को ईश्वर की वाणी माना गया है। ठीक है, यानी कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुसार वेदों को ईश्वर की वाणी माना गया है। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद अब देखो ये आद्य ऐतिहासिक काल भी हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेद काल भी कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल को त्रेयुग भी कहा जाता है। क्लियर। त्रेयुग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 कालों की यानी कि 3 वेदों की रचना हुई। ठीक है, क्लियर, या उनका संकलन हुआ। क्लियर। और अब देखो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल भी क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं ऐतिहासिक काल की तरफ। ऐतिहासिक काल को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है और क्या उसका पढ़ने का सिलेबस है? ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी चल रहा वो प्राचीन भारत है। ठीक है, अभी जो विभाजन हो रहा है वो प्राचीन भारत का ही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम मध्यकाल का विभाजन करेंगे। ठीक है, तो अब पॉइंट आता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। क्लियर। हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, अब हिस्टोरिक पीरियड को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से? पहला भाग 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन। क्लियर, पहला पॉइंट। यानी कि पहला जो पार्ट पढ़ेंगे वो हम 600 ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन, यानी कि धार्मिक आंदोलन से जैसे कि इस्लाम धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, ठीक है, बौद्ध धर्म हुआ, शैव धर्म हुआ, जितने भी धर्म हुए हम उनके बारे में बहुत अच्छे से और डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारा दूसरा भाग आता है राजवंशों का उदय। राजवंशों का उदय। ठीक है, यानी कि हम जैसे कि भारत में 16 महाजनपद कैसे होंगे, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था उनके बारे में, और उन पर शासन, मगध पर शासन किन किन राजवंशों ने शासन किया, कौन कौन से राजवंश आए, ठीक है, कौन कौन से शासक आए, उन शासकों ने भारत के लिए क्या क्या किया। ठीक है, उन सब के बारे में हम मेनली और बेसिकली बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को उठाते हुए। ठीक है, क्लियर। अब हमारा ऐतिहासिक काल का विभाजन भी क्लियर हो गया। ठीक है, ऐतिहासिक काल को 2 भागों में, 600 ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन, उसके बाद राजवंशों का उदय। क्लियर, यानी कि प्राचीन भारत हमारा पूर्ण रूप से विभाजित हो चुका है। अब हमारा बचा मध्यकाल। ठीक है, तो अब मध्यकाल को डिस्कस करते हैं। मध्यकाल, मिडाइवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत। ठीक है, देखो मेनली मध्यकालीन भारत को हमने 3 भागों में विभाजित किया है और हम इसको 3 भागों में विभाजित करने की बात पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ने में एक आसानी होती है कि सबसे पहले हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो उससे हमें एक थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है कि यार हमारे सब्जेक्ट का या हमारे एक जीएस के पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि जीएस में देखो इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है, और पॉलिटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट मेजरली आते हैं। बट अब हमने सबसे पहले क्या उठाया? हिस्ट्री। ठीक है, और जिस दिन हम आपको हिस्ट्री कंप्लीट करा देंगे या आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, बहुत बड़ा मोटिवेशनल मिलेगा कि यार कम से कम मैंने एक सब्जेक्ट तो क्लियर कर लिया। ठीक है, यानी कि अगर हिस्ट्री में से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि मेरी याद का है तो उससे हमें ही बेनिफिट मिलता है। ठीक है, वैसे तो देखो एग्जाम्स में क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी मालूम कर सकता है, एक वो एग्जामिनर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में कहां से बनाए और कैसे रखे। ठीक है, लेकिन हमें उसके एक मतलब ऐसा है कि एक एग्जामिनर भी ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन रखवा देगा, वो भी एक क्राइटेरिया देता है, उसी क्राइटेरिया के बीच में
क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक यानी कि हिस्ट्री। अब वो क्वेश्चन जो देगा वो हिस्ट्री में से देगा। अब जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक टॉपिक हो गया, सबसे मोस्ट टॉपिक है हिस्ट्री का, प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से किए जाते हैं। दूसरा टॉपिक है जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, ऐसे बहुत से टॉपिक है, वो आगे चलते हुए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। पहला भाग कौन सा होगा? मुस्लिम आक्रमण। यानी कि देखो भारत में कुछ मुस्लिम आक्रमण आए। ठीक है, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, शासन भी किया। उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत आई। दिल्ली सल्तनत काफी समय तक चली। उसके बाद भारत पर मुगलों ने शासन किया। ठीक है, और जब मुगलों ने भारत पर शासन किया तो मुगल काल को ही भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुगल काल में ऐसी ऐसी पद्धतियां आई और बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य हुए जो कि भारत में पहले नहीं थे। ठीक है, क्लियर। तो मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत को हम बेसिकली 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। और तीसरा पॉइंट हमारा मुगल काल। क्लियर। यानी कि जब हम मध्यकाल में एंटर करेंगे, ये मध्यकाल को स्टडी करेंगे, तो मध्यकाल में सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे मुस्लिम आक्रमण। क्लियर। उसके बाद मुस्लिम आक्रमण यानी कि कौन कौन मुस्लिम आए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आया? 712 ईस्वी में। लेकिन देखो अगर क्वेश्चन ये आ गया कि सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो वो कौन था? मोहम्मद गोरी। क्योंकि वो जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो वो अपने आक्रमण करने में सफल हुआ, बट उससे पहले कई सारे आक्रमणकारी आए लेकिन वे विफल हो गए। ठीक है, इसलिए इसका नाम दर्ज हो गया। दूसरा पॉइंट आता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, उसके बाद हम बेसिकली दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम मुगल काल को कंप्लीट करेंगे। क्लियर। देखो मध्यकाल भी हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बचता है हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, देखो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री को हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब वे 2 भाग कौन कौन से होंगे? पहला भाग अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों का शासन यानी कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत में अंग्रेज आए और उन्होंने धीरे धीरे भारत में अपने पैर जमाए और उसके बाद अपने शासन की नींव रखी। ठीक है, बहुत बेसिकली तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। और दूसरा पॉइंट हमारा भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए हमारे भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे कि खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, और ये सब आंदोलन किसने किए? महात्मा गांधी ने। और इनके साथ बहुत सारे ऐसे प्रिय नेता थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में पूर्ण रूप से योगदान दिया और अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, जैसे कि लाला लाजपत राय हैं, वो बेचारे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ठीक है, उन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता में अपने प्राण समर्पित कर दिए। तो ऐसे बहुत सी हस्ती हैं और ऐसे बहुत से राजनेता हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने में अपने प्राण समर्पित कर दिए। ठीक है, क्लियर। तो इनको भी हम बेसिकली एक एक पॉइंट को उठाते हुए और एक एक राजनेता के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये जो हमारा विभाजन का भाग था ये हमारा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, आधुनिक भारत को भी 2 भागों में क्लियर कर दिया। ठीक है, और हमारा मध्यकाल को भी और प्राचीन भारत को भी। तो आई होप, मैं ऐसा समझता हूं कि आपको विभाजन बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कराऊंगा या उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जैसे कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो अभी मैंने बीच में बताया था, एग्जाम एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है, और जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे एग्जाम्स एक्सप्रेस तो आपको
एक लिंक मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करने के बाद आप जब उसमें एंटर होंगे तो वहां को आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत। और अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, क्लियर। तो आप कल इतिहास के स्रोत पढ़ के आना, यानी कि इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है और कैसे मिलती है, किन किन चीजों से प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर। और अगर कुछ वीडियो में गलती या खामियां हुई हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट वीडियो थी। कुछ बोलने में लिखने में अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो माफ करना भाई, मैं भी आपका और आपके जैसा एक छोटा भाई हूँ। ठीक है, क्लियर। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल एक नए सिरे।